Welcome back students. Today we will discuss about the mobile system organizations. In last class we studied about the computer system organizations where we studied about the different parts of the computers. And हमने computer system किसको बोला था? When we combine hardware, softwares and users together, then it is known as computer system. Similarly here, when we combine all the things into a single chips known as SoC, then it is known as mobile system organizations. मतलब हम क्या करते हैं, मोबाइल्स के जितनी भी यूनिट्स हैं, इनपुट है, आउटपुट है, डिस्प्ले यूनिट है आपका, और जितने भी पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं, सॉरी मोबाइल के होते हैं, वो सब आपका एक डिवाइस के थ्रू हम उसको जानते हैं, जिसको हम मोबाइल सिस्टम बोलेंगे। तो ये एक मोबाइल भी अपने आप में एक छोटा सा कंप्यूटर है जो आपकी हर तरह के वर्क कर सकता है, जो कि आपका कंप्यूटर भी कर सकता है। जैसे आज से अगर आप 20 ईयर्स बैक चले जाएं तो जो मोबाइल्स आते थे केवल हम कॉल के लिए यूज़ करते थे। बहुत रेयरली हम उसमें इंटरनेट बेस्ड या एप्लीकेशंस बेस्ड वर्क कर पाते थे। बहुत छोटे एक या दो एप्लीकेशंस ही उसमें होते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते जा रहे हैं, हमारा जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप के बराबर ही वर्क कर लेता है। बस डिफरेंस क्या है, कई सारे डिफरेंसेस हैं वैसे तो, लेकिन जो मेन डिफरेंस है, एक तो कॉलिंग का डिफरेंस है। इसमें कॉल इसका बेसिक वर्क जो है वो कॉल के लिए हम यूज़ करते हैं। प्लस इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम नहीं करते, इसमें बैटरी के थ्रू हम इसको वर्क करते हैं, जिसके थ्रू हम इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस भी मूव कर सकते हैं। तो जनरली डेस्कटॉप में जो है कि हमेशा हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो इसमें एक एडवांटेज है कि हम मोबाइल में बैटरी को कुछ पर्टिकुलर आवर्स तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जब तक उसमें चार्ज रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट है मोबाइल फोन कंपोनेंट्स। इसमें हो के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सर्किट बोर्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो वी नीड अ ब्रेन, दैट इज जिसको हम सीपीयू बोलते हैं कंप्यूटर में। तो यहाँ पर भी हम इसमें एक सीपीयू होगा जो कि ब्रेन होगा कंप्यूटर का, जो कि मोबाइल का ब्रेन होगा, जो इसके थ्रू हम सारा कंट्रोलिंग करेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड एंटीना, एंटीना अपने आप में एक मोबाइल होता है। जिस पहले तो अलग से डंडी भी होती थी मोबाइल में, लेकिन अभी जो है मोबाइल अपने आप में एक रिसीवर और ट्रांसमिट दोनों का काम करता है। रिसीवर और ट्रांसमीटर का काम करता है। थर्ड वाला जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपका क्या है, टच स्क्रीन वगैरह जो भी आप यूज करते हैं इनपुट डिवाइस के लिए, वो आपका एलसीडी। कीबोर्ड और टच स्क्रीन, इसमें हम मतलब दोनों ही काम करते हैं। जैसे इसमें व्यू भी कर सकते हैं और टच के थ्रू हम इनपुट आउटपुट दे सकते हैं। इसी तरह से हम कीबोर्ड का भी यूज़ करते हैं, कुछ कीपैड भी आते हैं तो कीबोर्ड के थ्रू भी हम कर सकते हैं। और टच स्क्रीन तो आपको पता ही है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के थ्रू और स्पीकर, ये दो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर में अगर दो नहीं है तो भी आप काम कर सकते हो, लेकिन जनरली मोबाइल को हम यूज़ करते हैं कॉलिंग के लिए, तो ये दोनों जरूरी होते हैं, माइक्रोफोन और स्पीकर। और बैटरी फॉर मूविंग one place to another, we need a battery. SoC ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है मोबाइल में। सिस्टम ऑन अ चिप, इसमें क्या होता है, एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है ये, जो आपने 10 रुपए का सिक्का देखा है, अराउंड उसी की शेप का आपका है ये साइज होता है स्क्वायर में, और उसी के ऊपर सभी कुछ इंटीग्रेटेड कर दिया जाता है, सब कुछ उसके साथ डाल दिया जाता है। जैसे सीपीयू है, जीपीयू है, मॉडेम है, डिस्प्ले प्रोसेसर है, वीडियो प्रोसेसर है। तो ये सारा का सारा एक जगह हम कंबाइन करके एक चिप के ऊपर डाल देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑन अ चिप। तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मोबाइल सिस्टम लाइक सीपीयू, जीपीयू, मॉडेम, डिस्प्ले प्रोसेसर, वीडियो प्रोसेसर एंड सो ऑन। तो ये तो आपका एसओसी है। एसओसी चिप्स कंज्यूम्स लेस पावर एज कम्पेयर टू द अदर अल्टरनेटिव्स। तो इसके आजकल के जितने भी मॉडर्न फोन आ रहे हैं उसमें सब में एसओसी होता है, तो जस्ट इसीलिए मोबाइल का साइज बहुत छोटा हो गया है इस एसओसी के आने से। अदरवाइज पहले मोबाइल का साइज भी काफ़ी बड़े होते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका साइज भी छोटा हो गया ड्यू टू एसओसी। इसके हम अगर
डायग्राम को देखें तो जैसे हमने कंप्यूटर में किया था, तो कंप्यूटर में हमने क्या किया था, एक इंटरनल डायग्राम बनाया था और उसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया था कि सीपीयू क्या होता है, एएलयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, रैम रोम। तो सिमिलरली मोबाइल के अंदर भी एक सीपीयू है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वहाँ पे हमने रखा है। यहाँ पर क्या है, सिस्टम ऑन चिप, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो सिस्टम ऑन चिप के ऊपर ये सारा कुछ कंट्रोलिंग करने के लिए ये सारा डिजाइन मैंने दिखाया है यहाँ पर किस तरह से वर्क करता है। तो मेन सेंट्रल पार्ट जो हार्ट ऑफ द डायग्राम है वो क्या है, दिस यूनिट, सीपीयू, एपीयू और जीपीयू। और यहाँ पर सीपीयू क्या है, कम्युनिकेशंस प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू वो अलग सीपीयू नहीं है, तो वहाँ पर हम अलग तरह से उसको डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने सीपीयू को क्या बोला है, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, एक अलग यूनिट है। एपीयू एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट और जीपीयू आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशंस प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका वर्क होता है टू कंट्रोल द सिम। मतलब अगर आपको कोई कॉल करना है या रिसीव करना है या कॉल करना है, देन यू नीड सिम कार्ड। तो आप कम्युनिकेशंस प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, इसको सिग्नल भेजेगा और रेडियो सिग्नल के थ्रू कॉलिंग की जाती है। ठीक, इसके बाद एपीयू एप्लीकेशन प्रोग्राम, आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में एप्स बोलते हो, तो ये जितने भी एप्स हैं उन सब का कंट्रोलिंग कौन करेगा, एपीयू। कंट्रोलिंग का मतलब जैसे हमें जब हम उसको ऑन करते हैं, किसी भी ओपन करते हैं किसी भी एप्स को, तो उसको कुछ रैम चाहिए होता है, तो कौन प्रोवाइड करेगा, एपीयू प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से रैम लेके आएगा और उसको उतनी रैम देगा उस एप्लीकेशन को। और अगर वो उसको क्लोज करता है तो वापस रैम वापस इसको लौटा देगा कि जितनी रैम उसने यूज की थी वापस उसको देगी। और वो मोबाइल के किस प्लेस में कहाँ पर वो परमानेंटली स्टोर्ड है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम, वहां से ओपन करके वो रैम में लेगा। तो सारा काम कौन करेगा, एपीयू। तो जितनी भी फंक्शनिंग ऑफ आपकी एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम की होगी वो एपीयू कंट्रोल करेगा। अगर आप उसमें कुछ सेव करते हो, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम में कुछ राइट करते हो या सेव करते हो, तो वो भी सारा कंट्रोलिंग एपीयू करेगा। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है जीपीयू, ग्राफिक्स यूनिट, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। आजकल जितने भी फोन आते हैं उसमें हाई रेजोल्यूशन गेम्स और सॉफ्टवेयर्स, ग्राफिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो उसके लिए हमें एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, जी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपके हाई रेजोल्यूशन गेम्स को या सॉफ्टवेयर को इजिली उसको एक्सिक्यूट कर सके। तो उसके लिए एक अलग सा यूनिट बनाया गया है इसमें, जीपीयू। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है रैम और रोम। कंप्यूटर में जैसे मेमोरी होती है रैम और रोम, सेम उसी तरह से ये वर्क करती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर टेम्पररी डेटा स्टोर होता है, मीन्स एक बार आपने इसको यूज कर लिया, उसके बाद अगर आपने उस एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया या उस पार्ट को क्लोज कर दिया, तो और सारी की सारी रैम क्या हो जाएगी, आपकी सिस्टम को वापस हो जाएगी। या जितनी बार भी आप रिस्टार्ट करके उसको ओपन करेंगे, हमेशा आपको फ्रेश रहेगी। धीरे धीरे जैसे आप एप्लीकेशन उसमें यूज करते जाओगे, तो रैम आपकी बढ़ती कंज्यूम होती जाएगी। रोम रीड ओनली मेमोरी क्या था, जिसमें कि परमानेंट मेमोरी होती है, जिसको हम हमारे लिए नहीं, हम उसमें कोई एडिशनल और डिलीशंस नहीं कर सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स उसमें करते हैं या स्पेसिफिक टेक्निक के थ्रू उसमें करते हैं। आपका जो कंप्यूटर का वो सॉरी मोबाइल का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है और कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो डिलीट नहीं होते हैं, वो सारा रोम में होते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऑलरेडी पहले से ही कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं वो रिमूव नहीं होते, उसका रीजन क्या है, रोम में लिखे गए हैं। तो रोम में वो परमानेंटली स्टोर्ड है, उसको या मैन्युफैक्चरर या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो जनरली हमारी जो फाइल्स वगैरह होती हैं, अपनी पर्सनल फाइल्स या हम जो फोटो वगैरह या वीडियोस वगैरह बनाते हैं, वो सब कहाँ पर होते हैं, वो एक्सटर्नल डिवाइस में होते हैं, वो रोम में नहीं होते। रोम केवल उसका पार्ट है जो कि परमानेंटली स्टोर्ड है, इसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते, ना कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपना पर्सनल डेटा स्टोर करके रखना है, एड्रेस वगैरह या जो भी है, तो वो सब कहाँ पर रखेंगे हम, एक्सटर्नल स्टोरेज, जिसको हम क्या फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं। फ्लैश मेमोरी का मेमोरी कार्ड है, आपका एसडी कार्ड आपने सुना होगा, माइक्रो एसडी कार्ड, ये सारा इसमें आएगा। कंप्यूटर की अपनी परमानेंट मेमोरी भी होती है, एक्सटर्नल स्टोरेज भी होता है, उसको भी हम इसी का पार्ट मानते हैं, स्टोरेज। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है कोडेक। इसमें दो चीजें होती हैं, एडीसी और डीएसी। ये बेसिकली माइक जो हमारा जो इनपुट है, वो हम अगर टेक्स्ट के फॉर्म में डाल रहे हैं तब तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन हमें साउंड के थ्रू अगर इनपुट, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो
हम जो माइक के थ्रू मेरी आवाज़ जो है इनपुट हो रही है और थ्रू ये कौन कर रहा है, इसके थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू ये डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक। और इसके बाद स्पीकर, अगर हमें कुछ उससे सपोज उसमें कोई साउंड सेव है तो उसको अगर हमें सुनना है तो उसके लिए हमें स्पीकर की जरूरत होगी। ठीक। कोडेड एंड डिकोडेड, इसका फुल फॉर्म होता है कोडेड एंड डिकोडेड। मतलब जो भी सिग्नल्स होते हैं उसको हम साउंड में मैं जो बोल रहा हूँ उसको फिर वो जो इसमें सेव होगा कंप्यूटर में, वो तो किसमें होगा सेव, डिजिटल फॉर्म में ही होगा। कंप्यूटर में जो भी सेव होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो उसको जो हमारी ऑडियो है, जो मेरी ऑडियो है, उसको वो कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल। और ऐसा ही वापस डिजिटल टू ऑडियो में कन्वर्ट करने के काम के लिए अपोजिट कोडेक का मतलब यही होता है कि वो अपोजिट वाइस वर्सा, मतलब वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट सके और एनालॉग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सके। राइट। तो ये यूनिट इसमें होगा। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है कैमरा यूनिट। अगर आपको कोई इमेजेस या कोई वीडियो वगैरह का एग्जीक्यूट करना है या आपको कोई आउटर बाहर जाके आपको कोई फोटो या कोई वीडियो बनाना है तो सारा कंट्रोलिंग एपीयू और जीपीयू के थ्रू होगा कैमरा यूनिट का। पावर मैनेजमेंट, मोबाइल को पावर चाहिए तो उसके लिए सारा कंट्रोलिंग वो भी सारा इन्हीं दोनों डिवाइसेस के थ्रू होगा, एपी और जीपी के थ्रू। तो वो कहाँ से होगा, पावर मैनेजमेंट के थ्रू, बैटरी पैक और बैटरी के चार्जर के थ्रू। अगर उसमें जब आप चार्ज करते हो तो उसका भी कंट्रोलिंग आपका ये यूनिट करेगी। अब इसके जो डिटेल्ड में क्या है, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल डिवाइस। इसमें वैसे तो मैंने बता ही दिया। आरएफ ट्रांजिस्टर क्या करता है, अगर आपको कोई भी कॉल करनी है तो रिसीव्स एंड सेंड्स रेडियो सिग्नल्स। कॉलिंग जो भी होती है वो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू होती है। मोबाइल आप फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि रेडियो सिग्नल्स किस तरह से वर्क करता है। फ्रॉम टू मोबाइल डिवाइस विद मोबाइल नेटवर्क। ठीक है। सिम, इसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। इसका सिम का फुल फॉर्म होता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट स्टोर्स द इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। शायद आपको पता हो, IMSI एक नंबर होता है जो हर एक सिम का होता है, वह यूनिक होगा वर्ल्ड वाइड। And it is related key which is used to identify the authenticate and subscribes on mobile telephonically device. It is also possible to store contact information on many SIM cards. कुछ सिम कार्ड्स में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कि हम डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपका एड्रेस बुक के कुछ नंबर्स आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। बैटरी पैक, बैटरी पैक मैंने बताया आपको कि मोबाइल में बैटरी का जो इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये miracles है of chemical engineering का, to holding a huge amount of energy to keep the mobile device running for hours. Battery management, an electronic system that manages the rechargeable battery cell or battery pack, such as by protecting the battery from operating outside and its safe operating area, monitoring its state, calculating secondary data and reporting the data. तो ये बैटरी पैक का रोल है। बैटरी चार्ज, उसको चार्ज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम बैटरी चार्जर का यूज़ करेंगे। टच इंटरफेस, touch interface is either keyboard based or where user have to press keys and commands are given to mobile device, or touch screen based where user touch the screen to give commands। मतलब टच स्क्रीन में दो तरह से कमांड सकते हैं, या तो हम लिख के करेंगे उसमें कीबोर्ड के थ्रू लिखेंगे, या फिर ऑलरेडी जो उसमें इंफॉर्मेशन पहले से फीडेड है उसी को वापस मोबाइल को दे देते हैं एज ए इनपुट। कम्युनिकेशन प्रोसेसर बता ही दिया मैंने आपको, जो कंट्रोलिंग यूनिट है जिसके थ्रू हम कॉलिंग वगैरह यूज करते हैं। इंटरफेस बिटवीन द रेडियो सिग्नल्स एंड एपीयू एंड जीपीयू। एपीयू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड जीपीयू ग्राफिक्स बता ही दिया मैंने। कोडेक इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोडर डिकोडर, इज a device used to encode audio and video data, analog to digital converter and digital to analog converter। इसमें जो मॉडेम होता है, मॉडेम को इंपॉर्टेंट रोल होता है। मॉडेम हम किस लिए यूज करते हैं, मॉडेम बेसिकली यूज किया जाता है व्हेन एवर वी नीड इंटरनेट देन वी नीड मॉडेम। तो मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराती है। तो जो टेलीफोन्स की एग्जिस्टिंग लाइन होती है उसी को ही हम यूज कर लेते हैं, और वो क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। दिस इज द बेसिक। एंड तभी आपको नेट, तो जहाँ पर जब भी आप इंटरनेट यूज करते हैं इसका मतलब आपके पास मॉडेम है यार। तो मॉडेम कहाँ पर है आपका, वो सिस्टम ऑन चिप के ऊपर ही होता है, मतलब आपके मोबाइल के अंदर ही मॉडेम है, इतना छोटा सा। जनरली जैसे आप कंप्यूटर लैब में देखेंगे तो आपको बड़ा सा मॉडेम दिखाई देगा, लेकिन
जो मोबाइल में होता है बहुत छोटा-सा होता है। फ़ोन मेमोरी इसमें 2 तरह की मेमोरी होती है, रैम और रोम और एक जो परमानेंटली मेमोरी जिसमें हम एक्सटर्नल स्टोरेज का यूज़ करते हैं, नीचे मैंने डिस्कस किया है एक्सटर्नल स्टोरेज और रैम और रोम। इसका मैं ऑलरेडी मतलब उसमें भी कंप्यूटर में जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। इसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है और इसमें परमानेंटली स्टोर होता है। इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं रोम वाले को। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कुछ सॉफ्टवेयर्स आपके ऑलरेडी रैम में पहले से रहते हैं। कैमरा यूनिट जिसमें पिक्चर लाइक सेम है और इसके बाद आता है टच स्क्रीन के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं। वैसे ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, इसको नया ना भी लिखें कॉपी में तो चलेगा। लेकिन फॉर जनरल नॉलेज पर्पस यू कैन आल्सो राइट। बेसिकली क्या होता है कि जो स्क्रीन्स होती हैं आपकी टच स्क्रीन्स होती हैं उसके पार्ट्स हैं। तो कई तरह की स्क्रीन्स आपके मोबाइल सिस्टम में होती है। टीएफटी एक काफ़ी पुरानी है, लो कॉस्ट फोन्स में होती है, बहुत सस्ती आती है, इसलिए तो इसके लो कॉस्ट बजट वाले फोन्स में आपको जनरली एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा। आईपीएस थोड़ा सा अगर आप हायर सेगमेंट में जाएंगे तो आपका जो टच स्क्रीन है वो आईपीएस टाइप का होता है, इन प्लेस स्विचिंग are somewhat advanced versions of TFT and LCDs in a way to offer the improved display and more battery friendly. Hence, they are found in high-end phones. Resistive and capacitive. There are generally two types of touch screens: LCD display, resistive and capacitive. Resistive touch screen has a two layers of conducting material with a small gap between them. उसमें बीच में gap होता है, मतलब vacuum होता है. While capacitive touch screen consists of a layer of glass coated with transmit conductor. यही एक difference होता है इसमें. Capacitive seems tends to be more responsible than resistive. मतलब वो ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है. Scone and are therefore found in high end phones, बहुत costly phones में यूज होती है. और आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम बोलते हैं OLD, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स. ये बहुत ज़्यादा महंगे फ़ोनों में आजकल यही यूज़ हो रहा है. अब आने वाले कुछ सालों में सारे सभी फ़ोन इसमें रिलीज हो जाएंगे. Is a newer technology used to mobiles and monitors for display. They are better than LCD because of they offer fast response times, wider viewing angles, and high brightness. तो ये मोबाइल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, बस बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है, जिसको आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिए एक बार और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए. थैंक यू.